सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जिस पर आज चर्चा होनी है, जिसका संबंध आधुनिक भारतीय इतिहास से है। तो आइए देखते हैं। आज का विषय है सामान्य अध्ययन और जो प्रश्न लिया है वह आधुनिक भारतीय इतिहास से है। प्रश्न यह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत के विभिन्न प्रांतों पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसी से जुड़ा हुआ इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है वो भी देखिए। उसने भारत में कृषक आंदोलन का किस प्रकार पोषण किया। अब एक प्रश्न जो दो भागों में बटा हुआ है और दोनों ही भाग अलग अलग बात पूछ रहे हैं। पहला भाग पूछ रहा है कि विभिन्न प्रांतों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चलाया जा रहा था उस समय विभिन्न प्रांतों पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, उसने भारत में कृषक आंदोलन का किस प्रकार पोषण किया। अब ये दोनों पार्ट है एक ही प्रश्न के। अब इन दोनों को कैसे लिखना है, आज की क्लास में यही चर्चा होनी है। अब देखिए मेरे साथ आंसर। सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार लगभग पूरे भारत में हो गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। अब यहां तक लिखा। सबको पता है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये पता ना हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो सन 1930 में हुई और
जो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक गांधी जी के साथ जो मार्च किया था गांधी जी ने, और दांडी में जाके नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो ये है कि दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था। अब इसके आगे लिखेंगे, इसी प्रकार तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की। जिस प्रकार गांधी जी ने गुजरात में जो नमक यात्रा शुरू की थी, जिसको दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, वैसा ही कार्य किसने किया है तमिलनाडु में? राजगोपालाचारी द्वारा। ठीक है, अब इसके आगे, इसी प्रकार बंगाल एवं उड़ीसा में सत्याग्रह हुआ। कहाँ पर हुआ? बंगाल और उड़ीसा में। अब ये भी दोनों राज्य जो हैं, ये दोनों समुद्र के किनारे ही हैं। अब चलते हैं वही आगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने कांग्रेसी नेताओं के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन किया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात। फिर बिहार में कर न दो, बिहार में कर न दो आंदोलन चलाया गया। बिहार में कर न दो आंदोलन चलाया गया, जहां चौकीदारों को कर देने से इनकार कर दिया गया। बंगाल में भी मानसून काल में
नमक निर्माण में कठिनाई होने पर आंदोलन चौकीदारों और यूनियन बोर्ड के आंदोलन में परिणत हो गया। इसके आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में वन नियमों के उल्लंघन का आंदोलन भी चलाया गया, जिसने विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया था। उत्तर प्रदेश में कर न दो, उत्तर प्रदेश में कर न दो, लगान न दो, ये नारा, कर न दो लगान न दो आंदोलन चलाया गया। इस तरह पूरा भारत उद्वेलित था और जनता अपने तरीके से संघर्ष कर रही थी। अब ये जो प्रश्न है, यहाँ तक इसका जो आंसर लिखा गया है, ये पहला पार्ट, और पहले पार्ट में क्या लिखा है, सबने अवज्ञा आंदोलन का भारत के विभिन्न प्रांतों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब एक बार आंसर को ढंग से समझें। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन का विस्तार लगभग पूरे भारत में हो गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया, और इसी प्रकार तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने शुरू किया। इसी प्रकार बंगाल और उड़ीसा में सत्याग्रह हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेसी नेताओं के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन किया। बिहार में कर न दो आंदोलन चलाया गया, जहां चौकीदारों को कर देने से इनकार कर दिया गया। बंगाल में भी मानसून काल में नमक निर्माण में कठिनाई होने पर आंदोलन चौकीदारों और यूनियन बोर्ड के आंदोलन में परिणत हो गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में वन नियमों के उल्लंघन का आंदोलन भी चलाया गया, और ये आंदोलन बहुत विशाल रूप ले लिया, जन आंदोलन का। उत्तर प्रदेश में कर न दो लगान न दो आंदोलन चलाया गया। इस तरह पूरा भारत उद्वेलित था और जनता अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रही थी। तो अब यहाँ चर्चा हो गई पूरे भारत की।
अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, उसने भारत में कृषक आंदोलन का किस प्रकार पोषण किया। अब इसको भी समझते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी समझेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, इस अब उसी के आगे पैराग्राफ बदलकर, इस आंदोलन ने कृषक आंदोलन, इस आंदोलन ने कृषक आंदोलन का पोषण किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने कृषकों की समस्याओं को अपने भाषण और रैलियों में उठाया। राष्ट्रवादी नेताओं ने कृषकों की समस्याओं को अपने भाषण और रैलियों में उठाया। जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी द्वारा अपने पत्रों भाषणों में कृषकों के कष्टों को उजागर किया। इससे किसानों को काफी आत्मबल मिला। आंदोलन के दौरान किसानों ने लगान न देने को मालगुजारी न देने को आंदोलन का अंग बनाया। अब इतना आंदोलन पूरे जब भारत में फैल चुका और पूरे उग्र रूप से, तब सरकार जो है यानी अंग्रेज, वो क्यों शांत बैठेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे। अब वो क्या करेंगे, सरकार को इससे सीधी चुनौती मिली। अतः वह मतलब सरकार, वह
दमन पर उतारू हो गई, लेकिन कृषक व्यापक कष्ट सहते हुए, उठाते हुए या सहते हुए, व्यापक कष्ट सहते हुए अपने निर्णय पर अडिग रहे, अडिग रहे। ये इसका जो प्रश्न का जो आंसर है वो ये लिखा गया। दोनों पार्ट्स के समझ लिए आपने, क्योंकि दूसरे में यही लिखा है कृषक आंदोलन का किस प्रकार पोषण किया गया। तो इस आंदोलन ने कृषक आंदोलन का पोषण किया, क्योंकि भारत में सर्वाधिक कौन है जिनका संबंध सीधे सीधे कृषि से है, तो किसान ही है। ठीक है, तो बिना उनके तो कोई भी आंदोलन सफल होना ही नहीं था। और दमन किसका कर रही थी सरकार? जो अंग्रेजी सरकार थी वो दमन किसका कर रही थी? किसानों का ही तो कर रही थी। जैसे नील की खेती ज़बरदस्ती करो, है ना। जो बिहार में 3 कटिया आंदोलन था वो किससे जुड़ा हुआ था? किसानों से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो ये सारी, जिसका नाम है चंपारण आंदोलन, वो सीधे सीधे किसानों से था। और बहुत सारे हैं, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो भारत में सर्वाधिक भागीदारी किसकी रही? किसान की। तो वही लिखा है। इस आंदोलन ने कृषक आंदोलन का पोषण किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने कृषकों की समस्याओं को अपने भाषण और रैलियों में उठाया। जवाहरलाल नेहरू, अब इसमें मुख्यतः 2 ही नाम लिए जा रहे हैं, और भी हैं राष्ट्रवादी नेता, तो विशेषकर 2 नाम, जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी द्वारा अपने पत्रों भाषणों में कृषकों के कष्टों को उजागर किया है। इससे किसानों को काफ़ी आत्मबल मिला। अरे भाई, जाहिर सी बात है, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता किसानों के पक्ष में बोल रहा हो तो आत्मबल तो मिलना है, स्वाभाविक बात है। आंदोलन के दौरान किसानों ने लगान न देने, मालगुजारी न देने को आंदोलन का अंग बनाया। ठीक, सरकार को इससे सीधी चुनौती मिली, अतः वह दमन पर उतारू हो गई। सरकार तो दमन करेगी, लेकिन कृषक व्यापक कष्ट सहते हुए अपने निर्णय पर अडिग रहे। तो ये रहा भाई आज का प्रश्न और उसका उत्तर। ठीक है, अब इसी तरह का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, आजकल चर्चा इसी प्रकार के प्रश्नों पर मेरे द्वारा की जा रही है। ठीक है, क्योंकि जितना समय मिला उस समय में मैंने आपके समक्ष इस प्रश्न की चर्चा की। प्रश्न अच्छा है, आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, बस इसको तैयार करना सिखाना है बस। तो आज की क्लास जो है भाई यहीं छोड़ो, है ना, और मिलते हैं फिर कल किसी नए और प्रश्न के साथ। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।